प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ मतलब जो प्लांट की लंबाई बढ़ाने का काम करती है, ये प्राइमरी ग्रोथ प्लांट के अंदर जैसे ही फिनिश होती है, कुछ प्लांट्स जो हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ टर्न होते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से प्लांट्स सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं और कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डाइकॉट फैमिली की बात करूं तो डाइकॉट के जितने भी प्लांट्स हैं उनकी स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है और उनकी रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ बहुत यूनिक फीचर है और ये यूनिक फीचर इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे जो वुड हमें ऑब्टेन होती है वो वुड हम फर्नीचर मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्टेम में दो जगह हम ग्रोथ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद रूट में सिर्फ एक ही जगह ग्रोथ होती है और हम वही ग्रोथ डिस्कस करने वाले हैं। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप डाइकॉट स्टेम को डील कर रहे हो, डाइकॉट रूट को डील कर रहे हो, तो कहाँ कहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी या नहीं होगी और मोनोकॉट में नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सेकेंडरी ग्रोथ के। अब समझने की कोशिश करेगा बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ कोई भी प्लांट क्यों शो करेगा। देखिए, प्लांट की हाइट बढ़ गई मतलब अब उसे जितनी मैक्सिमम लेवल तक जाना था, उसका फॉलिएज जितना होना था, अब वो अचीव कर सकता है। अब उसे फाइन और ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है, इतनी प्राइमरी ग्रोथ उसके लिए सफिशेंट हो गई है। लेकिन प्राइमरी ग्रोथ के बाद हमारा प्लांट है तो अभी भी एटमॉस्फेयर में ही, और इस एटमॉस्फेयर में एडवर्सिटी को टॉलरेट करने के लिए प्लांट को मजबूती चाहिए और उसी मजबूती के लिए उसके अंदर गर्थ बढ़ाई जाती है, मतलब उसका विड्थ बढ़ाया जाता है और प्लांट की विड्थ को बढ़ाने को ही हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। राइट, आप याद करें, आपने 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े हैं, अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये तीनों ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इनमें से एक टिश्यू उठा लीजिए विच इज़ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रंक को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, तभी तो हमें उस लेवल की, उस क्वालिटी की वुड मिल पाती है जिससे हम टफेस्ट फर्नीचर्स बना पाते हैं। तो वो कौन सी वुड है, कैसे बनी है, उसी का डिस्कशन हमें करना है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स बेसिकली दे शो increase in girth or secondary growth and not all the dicots they show। ये याद रखिए, क्योंकि हम मेजरली ऐसा पढ़ते हैं कि डाइकॉट में सभी में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है या वो करना पसंद नहीं करते। अब सेकेंडरी ग्रोथ जब हमारा प्लांट शो करता है तो वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू करता है। ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरे पास 2 टाइप के हैं, या यूँ कह लूँ 2 जगह इनकी मदद से ग्रोथ होती है। एक है मेरे पास वास्कुलर कैम्बियम और दूसरा है मेरे पास कॉर्क कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम से मेरा मतलब है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होगा। याद करें, आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा है डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट, स्टेम का, राइट? वहाँ पे आपने कॉन्जॉइन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स पढ़े थे और वहीं पे कैम्बियम रिंग का भी लोकेशन मैंने आपको बताया था। ये जो कैम्बियम रिंग है ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है और इन दोनों को डिवाइड करने में मदद करती है, राइट? ये कैम्बियम रिंग दोनों जगह है, हमारे वास्कुलर कैम्बियम में भी प्रेजेंट है, सॉरी वास्कुलर टिश्यूज में भी प्रेजेंट है, और तब हम इसे वास्कुलर कैम्बियम नाम दे देते हैं। ये कॉर्टेक्स के बाहर भी बनना शुरू हो जाती है जब पैरेन्काइमेटस सेल्स के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। सुबेरिन विच इज़ बेसिकली वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस। तो ये सुबेरिन के कारण जो डेवलप होता है स्ट्रक्चर दैट इज़ रेफर्ड एज कॉर्क, और कॉर्क के भी नीचे जो कैम्बियम लेयर है वहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो याद रखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ पे हो रही है, एक वास्कुलर कैम्बियम में और दूसरा कॉर्क कैम्बियम में। ये रीजन्स एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन है। देखिए, प्लांट्स में एंडोडर्मिस के ऊपर का एक जोन है, एंडोडर्मिस के नीचे का एक जोन है। नीचे वाले जोन में भी जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है और वो किसके थ्रू होती है, वास्कुलर कैम्बियम के थ्रू। ऊपर वाले जोन में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है और वो किसके थ्रू होती है, कॉर्क कैम्बियम के थ्रू। तो एक स्टेलर रीजन की ग्रोथ हो गई और एक एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन की ग्रोथ हो गई, राइट? हम 1 बाय 1 देखेंगे कैसे होती है ये ग्रोथ। फॉर सपोज ये आपका प्लांट है,
ये आपका एक प्लांट का स्टेम है जहाँ पे ये वाला हिस्सा तो इसका अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये वाला हिस्सा, ये सेंटर वाला पोर्शन जो है दिस इज बेसिकली इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि ऑर्गन के बीच में प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इनका क्रॉस सेक्शन हमने देखा है, प्राइमरी ग्रोथ में आपके पास जाइलम और फ्लोएम का नंबर कंपैरेटिवली कम होगा, राइट। प्लांट बहुत मोटा भी नहीं है तो उसे ज़्यादा जाइलम फ्लोएम की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ईयर्स पास होते जाएंगे, टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप देखिए फर्स्ट ईयर की सेकेंडरी ग्रोथ में जाइलम फ्लोएम का नंबर बढ़ गया, थर्ड ईयर की ग्रोथ में जाइलम फ्लोएम का नंबर और बढ़ गया। दिस इज अगेन सेकेंड ईयर मेंशन, फर्स्ट ईयर में बढ़ेगा, सेकेंड ईयर में बढ़ेगा, थर्ड ईयर में बढ़ेगा। आप जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी सेकेंडरी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। इसलिए जो बहुत पुराने प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनके ट्रंक आपको बहुत मोटे मोटे दिखाई देते हैं और उनके अंदर जाइलम फ्लोएम का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इवन उनके अंदर सब्सटेंसेस का स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पर 3 ग्रोथ पैटर्न्स दिखाए हैं। इनिशियल ग्रोथ जो कि प्राइमरी ग्रोथ है, जब आपका प्लांट सिर्फ हाइट में इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। उसके बाद मेरे पास फर्स्ट ईयर की सेकेंडरी ग्रोथ है, जाइलम फ्लोएम जो कि प्राइमरी फॉर्म में थे, अब फिलहाल मेरे पास सेकेंडरी फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। सो नाउ आई हैव सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। उसके बाद आप सेकेंड ईयर की ग्रोथ में देखेंगे तो आपको और ज़्यादा लेयर्स दिखाई दे रही हैं, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम दिखाई दे रहा है, एंड अगेन सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो कुछ बढ़ चुका है। अब यहाँ पे मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, मैंने कहा सेकेंडरी फ्लोएम कुछ बढ़ चुका है और सेकेंडरी जाइलम जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इससे सीधा सीधा कंक्लूजन क्या निकलता है कि सेकेंडरी ग्रोथ की मैं बात करूं तो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण सेकेंडरी जाइलम जो है इसका नंबर कंपैरेटिवली प्लांट में बढ़ता जाता है। जाइलम को वुड बोलते हैं और इसीलिए वुड बोलते हैं बेटा क्योंकि ये जो ट्रंक बढ़ गया है ना, इसी ऐसे ही ट्रंक को हम यूज़ करते हैं फर्नीचर्स के लिए, इसीलिए जाइलम का नाम वुड पड़ा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जाइलम के रिंग्स आप बढ़ाते जाएंगे, जाइलम के रिंग्स क्योंकि थोड़ी सी टफ रिंग्स हैं, ये वुड को स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं और कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस के स्टोरेज का भी काम है, जैसे गम, रबर, लेटेक्स, रेजिन, इन सब के स्टोरेज के कारण ये काफ़ी मजबूत हो जाती है। इवन इसमें एरोमेटिक ऑयल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हम कई प्लांट्स की कई ट्रीज़ की वुड को जब कट करते हैं ना तो उनमें से हमें फ्रैग्रेंस मिलती है ना। वैसे तो मोस्टली फ्रैग्रेंसेस हम जो हैं वो प्लांट के फ्लोरल पार्ट से निकालते हैं, है ना, मतलब फ्लावर से हमें मिलती हैं, बट स्टिल देयर आर सम ट्रीज़ जिनकी वुड से हमें फ्रैग्रेंसेस मिलती हैं। फॉर एग्जांपल चंदन का पेड़ जो है, तो सैंटलम जो है इसके अंदर इसकी वुड से ही आपको सेंट मिलता है, फ्रैग्रेंसेस मिलती हैं, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज दैट पर्टिकुलर ऑयल इज स्टोर्ड इन द जाइलम। सो प्लांट्स के अंदर ये सेकेंडरी ग्रोथ किन किन रीजन्स में होती है वो हम देख लेते हैं, और कैसे होती है, कौन से टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल हैं जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो 2 टिश्यूज़ हमने पढ़ लिए हैं अभी, वास्कुलर कैम्बियम जो कि वास्कुलर टिश्यू, सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू मतलब सेकेंडरी जाइलम बनाता है और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। दूसरा मेरे पास कॉर्क कैम्बियम है जो कि कैम्बियम के ऊपर वाले रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ को परफॉर्म करता है। देखिए ये अगर मैंने क्रॉस सेक्शनल डायग्राम से समझने की कोशिश की है तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक साथ एक ही रेडियस पे प्रेजेंट हैं इस तरीके से, और इनके बीच में ये कैम्बियम रिंग है, राइट। दिस इज व्हाट इज कैम्बियम रिंग, जिसे मैं ब्लू कलर से शेड कर रही हूँ, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच की कैम्बियम रिंग है। बीच का पोर्शन ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि ये पिथ कहलाता है। द सेंट्रल पोर्शन वेयर ओनली पैरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इज रेफर्ड एज पिथ। ये पिथ अब मेरे बहुत काम में आने वाला है, कहने के लिए ये खाली जगह है, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी ये पिथ ही उस ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला है। देखते हैं कैसे। ये जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडाई पे हैं, एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है। फ्लोएम पेरीफेरी की तरफ है और जो जाइलम है वो पिथ की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो ये जाइलम और फ्लोएम ये कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स हैं जहाँ पे दोनों आपस में एक कैम्बियम रिंग से कनेक्टेड है। ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल हो गए
मतलब जहाँ पे डिवीजन अभी भी पॉसिबल है। यूँ तो ये टिश्यूज़ जो है ना ये डिफरेंशिएटेड है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ का मतलब है जो अब फर्दर डिवाइड नहीं करने वाले हैं और जिन्हें इस बात की क्लैरिटी है कि उन्हें काम क्या करना है, उन्हें अपना रोल पता है। ऐसे टिश्यूज़ को हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड टिश्यूज़। लेकिन यहाँ एक और नई फिनोमेनन काम करेगी एंड द टर्म इज व्हाट इज रेफर्ड एज डी डिफरेंशिएटेड। इस टर्म को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएटेड। डी डिफरेंशिएटेड से मेरा मतलब है जो अपना फंक्शन जानता है लेकिन फिर भी किसी कारणवश डिवाइड करना शुरू कर चुका है और अब वो डिवीजन स्टेट में आ चुका है, मतलब अपने आप को फिक्स रखने के बावजूद वो डिवीजन स्टेट में आ गया है। सो नाउ आई विल बी यूजिंग अ टर्म विच इज़ रेफर्ड एज डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कब आएगा? डिवीजन के बाद। डिवीजन, differentiation, de-differentiation and then comes re-differentiation। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर याद करिए, हमने वहाँ पे इन टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो एक बारी मेरा टिश्यू डी डिफरेंशिएट हो गया है, ये वापस से डिफरेंशिएट हो जाएगा तो मैं इसे कहूँगी री-डिफरेंशिएशन। फाइन। तो यहाँ क्या प्रॉपर्टी काम में आ रही है? मेरे टिश्यूज़ के अंदर डिफरेंशिएशन वाली जो स्टेट थी वो डिफरेंशिएशन वाली स्टेट डिवीजन स्टेट में कन्वर्ट हो गई है एंड दिस इज हाउ द सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्टेड। फाइन। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ टिश्यूज़ प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कुछ टिश्यूज़ प्रेजेंट है जो अब आप यहाँ पे ब्लैक कलर के बैंड्स के फॉर्म में नोटिस कर सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं मेडुलरी रेस, राइट। ये लॉन्जिट्यूडनल होते हैं और हमारी ग्रोथ कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल। तो दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा। ये मेडुलरी रेज हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको दिखाई देंगी। ये सेंट्रल मोस्ट रीजन पिथ है और उसके पीछे मेरे पास जाइलम एंड फ्लोएम है। फिर से इसी डायग्राम पे आएंगे हम। यहाँ बीच के जो सेल्स हैं इन सेल्स को हम बोलते हैं इंटरफैसिक्युलर कैम्बियम और जाइलम फ्लोएम के बीच के जो सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं इंट्राफैसिक्युलर कैम्बियम। ग्रोथ दोनों के मिलने से होगी, इंटरफैसिक्युलर कैम्बियम से भी होगी और इंट्राफैसिक्युलर कैम्बियम से भी होगी। फिर से समझ लें, जाइलम फ्लोएम ये जो वास्कुलर बंडल के बीच में पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैं ये अचानक अपनी ग्रोथ शुरू कर चुके हैं, राइट। ये ग्रोथ करना शुरू करेंगे और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे ये अगले वास्कुलर बंडल से ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे ग्रोथ होगी, यहाँ पे भी होगी, दिस वे ऑल्सो इन दिस हियर ऑल्सो। एक रिंग का स्ट्रक्चर दिखाई देने लग गया आपको। पहले तो इंटरफैसिक्युलर कैम्बियम जो है ये डिफरेंशिएट होके डी डिफरेंशिएट होके ग्रोथ करेंगे। उसके बाद अंदर के जो टिश्यूज़ हैं अंदर का जो कैम्बियम है जाइलम फ्लोएम के बीच का, जिसे मैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के नाम से बोल रही हूँ, इसने भी ग्रोथ शुरू कर दी। और जैसे ही इसने भी ग्रोथ शुरू करी आपको एक एंटायर रिंग दिखने लग गई। देख लीजिए इस डायग्राम में वो रिंग यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। जैसे ही ये रिंग बनी है इट्स एन इंडिकेशन दैट न्यू टिश्यूज हैव बीन एडेड देयर। You started adding new tissues near the cambium ring, and since you have started adding new tissues, older tissues will move up and will move in the center, right? मतलब यहाँ पे जो मेरा जाइलम था वो खसक के अंदर की तरफ आएगा और जो फ्लोएम था वो बाहर की तरफ चला जाएगा। फ्लोएम मूव्स टुवर्ड्स पेरिफेरी, जाइलम मूव्स टुवर्ड्स सेंटर। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे पिथ थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे पिथ कम होना शुरू हो गया, यहाँ देखिए पिथ काफ़ी कम हो चुका है और यहाँ पे तो नेग्लिजिबल हो गया है और थोड़े समय बाद तो ख़त्म ही हो जाना है। पिथ धीरे धीरे क्यों कम हुआ है? क्योंकि नए टिश्यूज़ ने पुराने टिश्यूज़ को पुश कर दिया है। कुछ टिश्यूज़ पुश हुए हैं टुवर्ड्स सेंटर, कुछ टिश्यूज़ पुश हुए हैं टुवर्ड्स पेरिफेरी और इस तरीके से प्लांट का डायमीटर बढ़ेगा। सेकेंडरी जाइलम ये आपकी कैम्बियम रिंग है। कैम्बियम रिंग के पास में यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम ऐड हो गया और नीचे की तरफ प्राइमरी जाइलम खसक गया, है ना। ये जो प्राइमरी जाइलम इसे हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। सेकेंडरी फ्लोएम कैम्बियम रिंग के पास में यहाँ पे दिखाई देगा और प्राइमरी फ्लोएम आपको एपिडर्मिस के पास में दिखाई देगा। सो नाउ दीज आर द टू डिफरेंट लेयर्स विच हैव बीन एडेड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ।
राइट। और अब आप नोटिस कर सकते हैं प्राइमरी जाइलम जो कि पहले बना था वो अंदर की तरफ आ गया है, और प्राइमरी फ्लोएम जो पहले बना था वो बाहर की तरफ चला गया है। जो सेकेंडरी जाइलम आपने नया बनाया है ये रिंग के फॉर्म में दिखाई देगा, और ये रिंग के फॉर्म में जब आपको विजिबल होगा तो ये इट्स एन क्लियर इंडिकेशन कि अब आपका प्लांट सब्सटेंसेस को इसी में स्टोर करके रखने वाला है। जैसे जैसे प्लांट सब्सटेंसेस को स्टोर करके इस सेकेंडरी जाइलम में रखेगा वैसे वैसे प्लांट के अंदर ग्रोथ बढ़ती जाएगी और रिंग्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। वी कॉल देम एज एनुअल रिंग्स, राइट। एनुअल रिंग्स 2 रिंग्स को मिलाकर बनाया जाता है। एक रिंग स्प्रिंग सीजन में बनती है और एक ऑटम में बनती है। ये फेवरेबल अनफेवरेबल सीजन का कॉन्सेप्ट है, हम अभी आ रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन फिलहाल सेकेंडरी ग्रोथ में आपने रिंग्स का फॉर्मेशन देख लिया है। ये जितने साल तक होती रहेगी उतनी रिंग्स यहाँ पे ऐड होती रहेंगी, राइट। जैसे इस आखिरी डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं, दिस इज 1 रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फाइन। जबकि पहले वाले डायग्राम से कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे कोई रिंग नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज में था। जैसे जैसे ये सेकेंडरी में गया आपको पहली रिंग दिखने लगी, फर्स्ट रिंग 1 रिंग, फिर आपको 2 रिंग्स दिखने लग गई, फिर आपको 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता है। ये ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ हमने वास्कुलर कैम्बियम के रीजन में पढ़ी है, मतलब एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के नीचे वाला हिस्सा, राइट। एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास जाइलम फ्लोएम आते हैं, उसमें फ्लोएम पहले, जाइलम बाद में, और बीच में आएगा पित्त, साइड में आएंगे मेडुलरी रेज। हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो हमने इस हिस्से में सेकेंडरी ग्रोथ का डिस्कशन किया है। अब हम ऊपर वाले रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे, मतलब टूवर्ड्स पेरिफेरी। तो हम जब कैम्बियम टिश्यूज़ को डेवलप कर रहे हैं, मतलब कैम्बियम रिंग का डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट से हमारा एक ही मतलब है बच्चों कि यहाँ पे डी डिफ्रेंशिएशन शुरू हुआ है, राइट। मतलब जो टिश्यूज़ अब तक स्टेबलाइज थे, जो फर्दर डिवीजन करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, आपने उन्हें डिवाइड करने पे मजबूर कर दिया। तो अब ये एक्टिव हो गए हैं। ये जैसे ही एक्टिव हुए इन्होंने सेल्स की ग्रोथ को करना शुरू किया, आइदर टूवर्ड्स पिथ दैट इज सेंट्रल पोर्शन ऑफ द वुड, और टूवर्ड्स पेरिफेरी दैट इज टूवर्ड्स एपिडर्मिस ऑफ द वुड। यहाँ जब बनेगा तो आगे चल के मैं कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बार्क, एक्चुअली इन सभी को मिलाकर हम बार्क बोलते हैं, बार्क और लेंटिसल्स, इन चीज़ों का फॉर्मेशन या इन चीज़ों का डिस्कशन होता है जब ग्रोथ होती है टुवर्ड्स पेरिफेरी। पेरिफेरी में कहाँ की बात कर रही हूँ? एंडोडर्मिस के ऊपर वाले रीजन की बात कर रही हूँ। बट फिलहाल जब वास्कुलर कैम्बियम में ग्रोथ होना शुरू हुई है तो वहाँ पे भी एक ग्रोथ टुवर्ड्स सेंटर हो रही है, टुवर्ड्स पिथ हो रही है, और एक टुवर्ड्स एंडोडर्मिस हो रही है, दैट इज टुवर्ड्स पेरिफेरी हो रही है। फाइन। कैसा अरेंजमेंट है प्लांट में, याद कर लीजिए। ये स्टेम हेयर है, दिस इज एपिडर्मिस, यहाँ पे कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की बहुत सारे सेल्स हैं, लेयर है पूरी की पूरी। देन यू हैव एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के नीचे आपके पास जाइलम एंड फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम। तो फिलहाल जो मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ वो यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। और अब जो हम ग्रोथ की डिस्कशन करेंगे वो इस रीजन में ग्रोथ का डिस्कशन होगा। तो सेंटर मोस्ट रीजन में टुवर्ड्स सेंटर आपको सेकेंडरी जाइलम विल बी फाउंड मोर। इसका एक सीधा सीधा कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं आपको कि ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज मोर एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज मोर। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस टर्न ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि जब भी ग्रोथ की बात होगी तो सेकेंडरी जाइलम की ग्रोथ की बात होगी टुवर्ड्स पिथ, और ऑफ कोर्स यहाँ पे नंबर ऑफ टिश्यूज़ विल बी मोर। जो पेरिफेरी की तरफ टिश्यूज़ बनते हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं एंड देयर नंबर इज़ लेस, सेकेंडरी जाइलम के कंपैरिजन में दे आर क्वाइट लेस। इसीलिए कैम्बियम जो है वो अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होता है और सेकेंडरी जाइलम जो है ज़्यादा बनता है। तो पिथ का साइज़ जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका होगा, जबकि पेरिफेरी में ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देगी। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज
कैम्बियम इज मोर एक्टिव टूवर्ड्स इनर साइड ऑफ द स्टेम। जब किसी भी स्टेम के अंदर वाले रीजन में हम बात करेंगे तो वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ या कैम्बियम की एक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये धीरे धीरे क्रश हो जाते हैं और प्राइमरी जाइलम जो है वो काफ़ी कम इंटैक्ट रह जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सेकेंडरी फ्लोएम बनाया जाएगा, सेकेंडरी जाइलम बनाया जाएगा, और ये सेकेंडरी जाइलम जितना ज़्यादा बनेगा उतना प्राइमरी जाइलम जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि प्राइमरी जाइलम सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में बना है। सेकेंडरी जाइलम तो आप बाद में काफ़ी हद तक ऐड करते जा रहे हो, इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम वुड बी मोर एज कम्पेयर टू प्राइमरी जाइलम। ना वास्कुलर कैम्बियम जो है ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज वाले हिस्से में जो अपनी एक्टिविटी है वो शो करता है और वहाँ पे प्लांट की डायमीटर को बढ़ाएगा, मतलब एंडोडर्मिस के बाहर ये काम करेगा, जहाँ भी मैंने आपको मेडुलरी रेज बताई थी। अब देखिए, अगर कॉर्क कैम्बियम की मैं बात करूँ तो ये कॉर्क कैम्बियम, या जिसे मैं फेलोजन भी बोलती हूँ, कॉर्क कैम्बियम एक ऐसा टिश्यू है जो कि कॉर्क को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉर्क कैम्बियम समझ के देखिए ज़रा ये लाइन, ये लेयर कैसी है। सपोज ये कॉर्क कैम्बियम है विच इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, बहुत सारे पेरेन्काइमा के सेल्स हैं। दे स्टार्टेड गेटिंग डिफरेंशिएशन, और जैसे जैसे इनका डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ पे कुछ नए पेरेन्काइमा सेल्स ऐड हो गए। ये जो नए पेरेन्काइमा सेल्स हैं इनका नंबर हमेशा कैम्बियम रिंग के आजू बाजू ज़्यादा होगा। ये कॉर्क कैम्बियम में कुछ सेल्स के ऊपर, सबके ऊपर नहीं, कुछ सेल्स के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया, और इसके बाहर के जो सेल्स हैं वो हाइपोडर्मिस के सेल्स हैं। मैं रेड से बना रही हूँ इन्हें, ये मेरे सेल्स हाइपोडर्मिस के सेल्स हैं। हाइपोडर्मिस के सेल्स के ऊपर दूसरे एक सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है विच इज़ कॉल्ड एज पेक्टीन। तो यहाँ डिपोजिशन पेक्टीन का है, और जस्ट कॉर्क कैम्बियम के पास में जो पेरेन्काइमा सेल्स की लेयर है वहाँ पे डिपोजिशन सुबेरिन का है। सुबेरिन एक वाटरप्रूफ सब्सटेंस है, एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। ये यूजुअली ऐसे बॉटल्स जिनमें हम कुछ ऐसे केमिकल्स भरते हैं जिन्हें हम एयर से रिएक्ट नहीं होने देना चाहते हैं, उन बॉटल्स के कैप के लिए यूज़ होता है, because it is a highly resistant for gaseous, it is impervious for gases as well as for water। ये दोनों ही चीज़ों को अलाउ नहीं करता, इवन पैथोजेंस की एंट्री भी नहीं होगी। अगर एयर अंदर नहीं आई है तो पैथोजेंस की एंट्री भी नहीं होगी। तो आप अगर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस को रखना चाहते हैं जिन्हें बहुत लंबे समय तक आप प्रिजर्व करना चाहते हैं, जैसे वाइन बॉटल्स हैं, तो वाइन बॉटल्स के अंदर वाइन को प्रेजर्व करने के लिए अलॉन्ग विद प्रेजर्वेटिव यूज़ कॉर्क कैप, राइट। इसी तरह जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उन्हें वोलेटाइल, बिकॉज दे आर हाईली वोलेटाइल, तो वो वेपोराइज ना हो जाए, इसके लिए ऑल्सो वी यूज़ कॉर्क कैप। तो ये कॉर्क जो है ये एक टफ सब्सटेंस है और इसे हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आप शटल कॉक के बेस में भी इसी कॉर्क को देख सकते हैं, राइट। तो ये कॉर्क जो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है ये ग्रेजुअली गैसेस का फ्लो भी रोकेगा, है ना। मतलब मान लीजिए अगर नीचे से ऊपर की तरफ हमें कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर कॉर्क का डिपोजिशन है। कॉर्क किसी भी तरीके से सुबेरिन का डिपोजिशन है, सॉरी, तो सुबेरिन जो है वो किसी भी तरीके से चीज़ों का पैसेज अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि वो पैसेज नहीं अलाउ करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ऊपर के जो सेल्स हैं, ये ऊपर के सेल्स विल स्टार्ट गेटिंग डाइड ऑफ, राइट। मैं इरेज कर सकती हूँ, एक साथ सब चला जाएगा, लेकिन आप इसी से समझिए ये इस तरीके से सेल्स जो हैं वो रिमूव होना या डेड होना शुरू हो जाएंगे, एंड देयर विल बी अ स्पेस क्रिएटेड हियर। उस छोटी सी स्पेस से एयर का एक्सचेंज, मतलब गैसेस का फ्लो अंदर की तरफ हो सकता है। तो एक छोटा सा ओपनिंग छोड़कर हमने बाकी सारी जगह के जो सेल्स हैं उन्हें वहाँ से रिमूव कर दिया है। हमने नहीं रिमूव किया, एक्चुअली वो डेड ही हो गए हैं। क्यों डेड हो गए हैं? क्योंकि सुबेरिन का डिपोजिशन था, सुबेरिन ने गैसेस नहीं अलाउ की, मिनरल्स नहीं अलाउ किए, पानी नहीं अलाउ किया, और इसलिए वहाँ के सेल्स जो हैं वो फॉल ऑफ होना शुरू हो गए। एंड दिस इज़ हाउ अ लेयर विल बी फॉर्म्ड विच इज़ नोन एज बार्क, क्योंकि ऊपर के जो टिश्यूज़ हैं, जो लेयर्स हैं, वो डेड होना शुरू हो जाएंगी, एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म द बार्क, राइट। चलिए हम वापस से कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी पे आते हैं। कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन की एक्टिविटी बाहर की तरफ भी हो रही है, और बाहर के सेल्स पे सुबेरिन का डिपोजिशन होगा जो कि इम्पर्वियस है, जो कॉर्क बनाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलम।
अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज व्हाट इज रेफर्ड एज फेलोडर्म। तो अब ज़रा रिकलेक्ट करके देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया है। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद टोटल 4 लेयर ऑफ सेल्स ऐड हुई हैं। एक आपका सेकेंडरी फ्लोएम था, सेकेंडरी जाइलम था जो वास्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ में हुआ था। दूसरा आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स है जो कि आपके कैम्बियम रिंग से जस्ट नीचे की तरफ हुआ है और एक तरफ ऊपर की तरफ हुआ है जहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन है। तो ये 4 नए लेयर्स ऐड हुए हैं हाइपोडर्मिस के बाद। एपिडर्मिस एज इट इज़ रहा, हाइपोडर्मिस एज इट इज़ रहा, उसके नीचे की लेयर में जो नए नए सेल्स बने हैं वो क्या बन गए हैं मेरे सुबेरिन, मतलब कॉर्क बन चुका है। कॉर्क के बाद कॉर्क फेलम या हमारा जो वास्कुलर कैम्बियम है वो, उसके बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अंदर की तरफ जाएंगे तो एंडोडर्मिस से अगर आप अंदर जाएंगे तो एंडोडर्मिस, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, राइट। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ दोनों जगह परफॉर्म होती है। फाइनली व्हेन वी टॉक अबाउट पेरीडर्म, व्हाट इज पेरीडर्म? इट इज फेलम, फेलोजन प्लस फेलोडर्म, मतलब कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन तीनों को मिलाकर मैं एक सिंगल टर्म देती हूँ एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरीडर्म, राइट। जब आप सेकेंडरी ग्रोथ कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली प्लांट में बार्क का फॉर्मेशन भी हो रहा है और कॉर्क का फॉर्मेशन भी हो रहा है। जो बार्क प्लांट के अंदर बन रही है एज सच इट इज नॉट अ न्यू लेयर, है ना, सो वी डोंट यूज इट एज अ टेक्निकल टर्म। ये एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो मल्टीपल लेयर्स को हमने दी है। कौन कौन सी लेयर है? जैसे एपिडर्मिस हो गई, हाइपोडर्मिस हो गई, कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस पेरिसाइकल हो गया, इन सारी लेयर्स को मिलाकर हमने बोला है। क्योंकि यहाँ पे सेल्स जो है वो डेड होना शुरू हो गए हैं, इसलिए वी से दैट इट इज़ अ नॉन टेक्निकल टर्म विच इज़ रेफर्ड टू द सेल्स विच आर एक्सटीरियर, जो बाहर की तरफ है टू फ्रॉम वास्कुलर कैम्बियम। जो आपके वास्कुलर कैम्बियम है, जाइलम फ्लोएम के बीच में ये जो कैम्बियम रिंग थी, इसके ऊपर जितने भी सेल्स होंगे उन सभी सेल्स को हम किस में इंक्लूड कर लेते हैं? कॉर्क में। तो कॉर्क एक डेड टिश्यू है एक तरीके से और लेयर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है। कॉर्क 2 सीजन्स में बनती है। अगर सपोज अर्ली सीजन में बनी है तो ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है, उतनी कड़क नहीं होती है। बार के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस की बाग देखें तो बहुत स्केली होती है, लंबी लंबी बाग निकलती हैं। कुछ की स्कैलरी फॉर्म बाग होती है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, राइट। तो अगर अर्ली सीजन में बार्क का बनना शुरू हुआ है, स्प्रिंग सीजन में बनी है सपोज, तो फेवरेबल सीजन है, दैट काइंड ऑफ बार्क इज नोन एज अर्ली बार्क। और अगर सीजन के एंड में बार्क बना है तो ज़्यादा टफ, ज़्यादा कड़क होगा, थिकनेस भी ज़्यादा होगी एंड वी कॉल इट एज लेट बार्क। अब ये जो लेंटिसल्स का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से याद दिला दूं। फेलम मेरे पास 3 लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा? फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, 3 लेयर्स को मिला के आई एम कॉलिंग इट एज फेलम, राइट। फेलोडर्म, फेलम, फेलोजन और कैम्बियम, इन सब को मिला लें तो ये पूरा का पूरा एक कैम्बियम रिंग है जिसके ऊपर और नीचे की तरफ सेल्स हैं, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा और सुबेरिन के डिपोजिशन से इट बिकम इम्पर्वियस फॉर एनी काइंड ऑफ गैसियस एक्सचेंज एज वेल एज फॉर वाटर एक्सचेंज। एंड सिंस देयर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, द सेल्स आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन start becoming dead. They start getting fall off even. वो धीरे धीरे निकलना भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनिशियली इम्पर्वियस होंगे, फिर डेड होंगे और फिर वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और इस बीच में यहाँ बीच के सेल्स को सभी कुछ अवेलेबल था, दे सर्वाइव्ड और इन्होंने आखिरी तक पैरेन्काइमेटस लेयर को मेंटेन करके रखा। तो आप बड़े बड़े ट्रीज़ में देखिए बच्चों, जिनमें आपको बार्क नहीं दिख रहा हो, वहाँ पे आप कुछ ऐसी लंबी लंबी सी ओपनिंग्स देख सकते हैं स्टेम में। वी कॉल दीज ओपनिंग्स एज लेंटिसल्स। सो लेंटिसल्स स्टेम से वाटर एक्सचेंज में मदद करते हैं, प्लस ट्रांसपिरेशन भी करते हैं ये, लेकिन इट इज़ ओनली 0.1%, सो इट इज़ नॉट दैट सिग्निफिकेंट। ट्रांसपिरेशन जो लेंटिसल्स के थ्रू होता है वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, वी कैन अवॉइड दैट, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ लेंटिसल. We need to talk about one more term here, and the term is conjunctive tissues और complementary cells. देखो जाइलम और फ्लोएम में सपोज ये आपके वास्कुलर बंडल्स हैं, ये वास्कुलर बंडल्स में जब ग्रोथ होना शुरू होगी तो इस ग्रोथ के लिए मेरे पास टिश्यूज़ में
बीच में कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, यहाँ के पेरेन्काइमेटस सेल्स, इन्हें हम कंजक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। और दूसरे टाइप के टिश्यूज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, विच आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, जो कि आपकी स्टेम के बिल्कुल बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे। तो प्लीज डू रिमेंबर दीज टू टर्म, वन इज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स विच कैन बी सीन इन लेंटिसल्स, एंड अनदर इज कंजक्टिव सेल्स विच वी विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। फाइन। सो लेंटिसल्स का मतलब जो लेंस शेप्ड सेल्स हैं जो कि एपिडर्मिस की, दिस इज एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस यहाँ से रप्चर हो गई, कुछ सेल्स फॉल ऑफ होने वाली कैटेगरी में है, बीच के सेल्स जिंदा हैं, लिविंग हैं, दे विल अलाउ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज एंड एवरीथिंग। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लेंटिसल, और यहीं से गैशियस एक्सचेंज प्लस ट्रांसपिरेशन दोनों होता है। फाइन। So it helps in exchanging of air in the woody parts of the plant. Now let us talk about secondary growth in dicot root. Dicot root का structure हमारी dicot stem से काफ़ी अलग है। dicot stem में annual rings का formation होता है ना, as we discussed। एक रिंग स्प्रिंग में बनती है, एक रिंग विंटर में बनती है, तो इस तरीके से दो रिंग मिला के हम एनुअल रिंग बोलते हैं। यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी यूनानिमस है, काफ़ी स्मूथ होती है, जबकि वहाँ पे ग्रोथ एडवर्स कंडीशंस को दिखाती है। यूजुअली आप जो रिंग्स का फॉर्मेशन है वो ऐसी जगहों पे देखेंगे जहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे वेदर कांस्टेंट नहीं होता, बार बार चेंज होता, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पे प्लांट अपनी ग्रोथ को बार बार प्लस माइनस करता रहता है, क्योंकि जितना सनलाइट अवेलेबल होगा, रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, प्लांट उतना ही एफर्ट डालेगा ग्रोथ में, अदरवाइज प्लांट इज़ नॉट गोइंग टू ग्रो एट ऑल। अगर सिचुएशन एडवर्स है तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, राइट। इसीलिए हम जो ट्रॉपिकल रीजन के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ के ट्रीज़ में रिंग्स का फॉर्मेशन बहुत कॉमनली देखते हैं। यहाँ रिंग का फॉर्मेशन कुछ भी नहीं होना है, यहाँ सिर्फ अगर आपकी रूट, आपका प्लांट जो है वो स्टेबलाइज होने लग गया तो उसकी रूट उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करना चाहती है, इसलिए दे ऑल्सो स्टार्टेड शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो सी हाउ दे परफॉर्म दिस। अगर मैं वास्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे वास्कुलर बंडल सेम रेडाई पे नहीं है, डिफरेंट रेडियस पे है, राइट। और कैसे एग्जैक्ट है आप देखें तो मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम इज टूवर्ड्स इनसाइड एंड प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स आउटसाइड। पिथ दिखाई दे रहा है, ये जाइलम वाला रीजन हो गया बच्चों, ये वाला जाइलम वाला रीजन है। वास्कुलर बंडल्स आर यूजुअली 2 to 4, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल्स इन अ डाइकॉट स्टेम फ्रॉम दैट ऑफ डाइकॉट रूट। ओके, डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में दोनों जगह वास्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है। देखिए कैसे, ये दोनों अलग अलग रेडियस पे हैं, ये जाइलम के रेडियस मैंने मार्क किए, फ्लोएम देखिए कहाँ पे है, दिस इज वेयर फ्लोएम इज प्रेजेंट, ये फ्लोएम है, राइट। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग रेडियस पे हैं, दे आर 4 इन नंबर, राइट, 4 to 6, मैक्सिमम इज 6, बट 4 to 6 इज अ नॉर्मल वैल्यू, तो 4 इन नंबर है, और यहाँ पे सेंट्रल रीजन जो पिथ है वो काफ़ी कम है। सो अब देखिए ग्रोथ कैसे होगी। हमारे सेल्स जो हैं वो बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू करेंगे, बीच की तरफ, बीच की तरफ ग्रो करना शुरू करेंगे। तो अगर मैं सपोज इस हिस्से की बात करूं तो यहाँ पर आपको ग्रोथ पैटर्न दिखाई देंगे। दोनों के बीच में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं, दोनों के बीच में जो टिश्यूज यहाँ पे लोकेटेड है, दे आर पेरेन्काइमेटस टिश्यू। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं या टिश्यूज जो हैं, अब ये धीरे धीरे सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ेंगे, फ्लोएम के नीचे एक कैम्बियम रिंग है, दिस इज व्हाट इज कैम्बियम रिंग। ये कैम्बियम रिंग इन सेल्स को ग्रो करने में मदद करेगी। फाइन, जाइलम के ऊपर के सेल्स और फ्लोएम के नीचे के सेल, ये ध्यान रखिएगा, जाइलम के ऊपर के सेल, क्योंकि कैम्बियम रिंग कहाँ प्रेजेंट है बेटा, कैम्बियम रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ के सेल्स एक साथ डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। ये सेल डिवाइड हुए, इन सेल्स को ज्वाइन किया, ये डिवाइड हुए, फिर ये डिवाइड होंगे, फिर ये डिवाइड होंगे, और उसके बाद ये डिवाइड होंगे। सो अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट गेटिंग अ रिंग। पर ये रिंग देखिए ज़रा कैसी है, ये रिंग थोड़ी सी वेवी दिखाई दे रही है आपको, इस डायग्राम में नोटिस कीजिए, दिस रिंग अपीयर्स टू बी वेवी इन नेचर एंड नॉट सर्कुलर।
जबकि मैंने डाइकॉट स्टेम में जो रिंग बनाई थी वो प्रॉपर सर्कुलर बनाई थी, इसलिए उसे हमने रिंग बोला था। यहाँ पे ये सर्कुलर नहीं है, ये वेवी है। तो कुछ इस तरीके से जाइलम के ऊपर के सेल्स एक्टिव हो गए, फ्लोएम के नीचे के सेल्स एक्टिव हो गए, अल्टीमेटली बीच के सेल्स मतलब कंजक्टिव टिश्यूज भी एक्टिव हो गए। यहाँ पे भी सेम वही फिनोमिनन होगी, ये सेल्स एक्टिव हुए, डिवाइड करना शुरू कर दिए, ये डिवाइड करना शुरू कर दिए, फ्लोएम के नीचे के सेल्स डिवाइड करना शुरू कर दिए, एंड अल्टीमेटली यू गेट एंटायर रिंग। इनिशियली ये वेवी होगी, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये भी स्फेरिकल हो जाएगी। तो आप देखिए ज़रा अगले डायग्राम में वो स्फेरिकल है, एक एंटायर रिंग के फॉर्म में है। तो सबसे पहली बार जब रिंग बनी तो वेवी बनी और उसके बाद वो पूरी तरीके से राउंड हो गई। सो यहाँ से जब आप यहाँ आएंगे तो क्योंकि ये वाले सेल्स नए ऐड हुए हैं, है ना, जाइलम के ऊपर कुछ सेल्स ऐड हुए हैं और फ्लोएम के नीचे कुछ सेल्स ऐड हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा जाइलम का बंच जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, उसे पुश कर दिया गया। यहाँ पे बीच में गैप दिख रहा है, पिथ विजिबल है, वी कॉल इट एज पिथ इज विजिबल, जबकि बाहर की लेयर विच इज कॉल्ड एज पेरीसाइकिल और जाइलम के बीच में गैप नहीं दिख रहा है। बट यहाँ नोटिस कीजिए, पेरीसाइकिल ये रह गया मेरा पीछे की तरफ और जाइलम इतना आगे बढ़ गया, सेंटर का पिथ 0 हो गया। इसका मतलब सेल्स को पुश करके हमने अंदर भेजा ताकि हम नए सेल्स को बाहर की तरफ ऐड कर सकें। सिमिलरली और कुछ साल बीतेंगे और कुछ टाइम निकलेगा तो ये सेल्स और अंदर की तरफ पुश होते जाएंगे। जितना ज़्यादा टाइम निकलेगा उतनी ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ होगी, उतना ही टफ आपका प्लांट बनेगा और उतने ही सालों तक वो जिंदा रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम वी हैव स्टडीड। प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उससे सेकेंडरी जाइलम बन रहा है और सेकेंडरी जाइलम को ही हम एक्चुअली वुड बोलते हैं। वैसे तो हम पूरे जाइलम को ही वुड बोलते हैं, लेकिन पूरे जाइलम में इन अ राइट सेंस अगर हम बात करें तो जो सेकेंडरी जाइलम है दैट इज कंसिडर्ड एज वुड। तो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वुड कौन कौन सी होती हैं। 2 सीजन्स हैं हमारे पास, 2 मेजर सीजन जिनमें प्लांट की ग्रोथ होती है। वन इज स्प्रिंग एंड अनदर इज ऑटम सीजन। स्प्रिंग जो है वो प्लांट के लिए फेवरेबल सीजन है, तो डेफिनेटली उसमें प्लांट जो है वो अच्छी ग्रोथ करेगा। और जो ऑटम सीजन है वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली लेस होती है, क्योंकि उस सीजन में हमारा प्लांट थोड़ी एडवर्स सिचुएशंस को फेस कर रहा है। स्प्रिंग वुड या जो स्प्रिंग सीजन में वुड बना है उसे हम अर्ली वुड बोलते हैं, और ऑटम में बने हुए वुड को हम लेट वुड के नाम से जानते हैं। स्प्रिंग के समय पे जो कैम्बियम है दैट इज मोर एक्टिव सिंस प्लांट इज इन फेवरेबल इन्वायरमेंट, और क्योंकि प्लांट फेवरेबल इन्वायरमेंट में है तो डेफिनेटली अपनी ग्रोथ अच्छी करेगा। और यहाँ पे जाइलम्स ऐड होते जाते हैं प्लांट में, तो जो जाइलम्स ऐड होंगे उन जाइलम्स में ल्यूमन भी होगा, लेकिन ल्यूमन नैरो होगा और जाइलम अच्छे खासे बड़े बड़े वेसल्स ऐड हो जाएंगे। When I talk about this autumn wood में कैम्बियम जो है वो comparatively कम एक्टिव है, it is little less active, and since it is little less active यहाँ पे जो जाइलम बनेंगे वो जाइलम में एक्चुअली यहाँ पे ट्रिकाइड्स बनते हैं, और वो ट्रिकाइड्स जो है वो छोटे छोटे बनेंगे, लेकिन उनका ल्यूमन जो है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होगा, तो गैप बीच में बहुत सारी होगी। फाइन, दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस ये है, कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी में डिफरेंस है। स्प्रिंग वुड में जाइलरी एलिमेंट्स मतलब वेसल्स काफ़ी होते हैं, और वहाँ पे जाइलरी एलिमेंट्स वेसल्स नहीं होते, ट्रैकीड्स होते हैं, और ट्रैकीड्स के कारण वहाँ पे जो ल्यूमन है वो थोड़ा सा वाइडर हो जाता है। यहाँ पे ल्यूमन जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है। सो vessels have wider cavities and vessels are less in number and narrower cavities, and tracheids are more and they have wider cavities. Fine. लाइटर इन कलर, जैसे मेरी स्प्रिंग वुड है क्योंकि अर्ली सीजन में बनी है इसलिए इसका कलर हल्का होता है और डेंसिटी लो होती है क्योंकि ये सब्सटेंसेस का स्टोर नहीं करती। लेकिन जो लेट वुड है, ये लेट वुड डार्कर इन कलर है बिकॉज इट इज़ स्टोरिंग मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस, और इसलिए ये हैवी वुड है, इट इज़ हेवियर इन डेंसिटी, राइट। अब अगर स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड को मैं मिला दूं, मतलब एक सीजन में मेरे पास स्प्रिंग वुड बनती है और एक सीजन में मेरे पास ऑटम वुड बनती है, तो इन 2 रिंग्स को मैं मिला दूंगी तो इट विल बी कॉल्ड एज 1 एनुअल रिंग।
इट विल बी कॉल्ड एज वन एनुअल रिंग। एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है और इस एनुअल रिंग में जो ऑटम वुड है वो डार्क कलर की होती है और जो स्प्रिंग वुड है वो लाइट कलर की होती है। यहाँ पे वाइडर सर्कल मुझे स्प्रिंग वुड का दिखाई देगा, मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, अब आप नोटिस कीजिए। देखिए जो वाइडर सर्कल है, डार्क और नैरो सर्कल आपको किसका दिखाई देगा, ऑटम वुड का, ये वाला। और लाइट और वाइडर ल्यूमन या डायमीटर किसका दिखाई देगा आपको, स्प्रिंग वुड का दिखाई देगा। तो दोनों, हमें इससे वैसे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एक रिंग काउंट करनी होती है स्प्रिंग और एक रिंग काउंट करनी होती है ऑटम वुड, ऑटम रिंग। तो एक स्प्रिंग और एक ऑटम रिंग को मिलाकर हम कहते हैं वन एनुअल रिंग। और ये जो एनुअल रिंग है इसकी मदद से मैं प्लांट की एज को डिटरमाइन कर सकती हूँ। प्लांट की एज को डिटरमाइन करने की जो मेथड है, जो साइंस है, वी कॉल इट एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और इस डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम प्लांट की ओवरऑल सेकेंडरी ग्रोथ के बेसिस पे ये बता पाते हैं कि प्लांट जो है वो कितना पुराना है। कोशिश हम यही करते हैं, इनफैक्ट सही स्ट्रैटेजी ही यही है कि प्लांट के बेस से वो सेकेंडरी रिंग्स काउंट हों, क्योंकि बेस वाला जो रीजन है वहीं से एनुअल रिंग्स का डिपोजिशन शुरू होता है, फॉर्मेशन शुरू होता है। तो अगर आप वहाँ से काउंट करेंगे तो दैट विल गिव यू अ राइट इंडिकेशन। Now let us talk about one more classification of wood, and that is called as heartwood or sapwood. Heartwood sorry, हार्टवुड मतलब जो सेंटर मोस्ट पोर्शन में जो वुड प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज हार्टवुड, विच इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और जो बाहर की तरफ वुड प्रेजेंट होती है, द वन दैट इज प्रेजेंट एट द पेरीफेरी, वी कॉल इट एज सैपवुड, राइट। तो पेरीफेरल या पेरीफेरल रीजन में जो वुड प्रेजेंट होती है उसे हम सैपवुड बोलते हैं, और जो सेंटर में प्रेजेंट होती है उसे हम हार्टवुड बोलते हैं। हार्डवुड के अंदर सब्सटेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिटेड होते हैं, लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, ज़्यादा टफ होती है, सेंटर मोस्ट पोर्शन इज मोर टफ। जबकि जो पेरीफेरल रीजन है इट इज़ नॉट दैट टफ, वहाँ से आप चीज़ों को कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए आप उसे सॉफ्ट वुड के नाम से भी जान सकते हैं। सॉफ्ट वुड मतलब विच अपियर्स टू बी सॉफ्ट, इन अ राइट सेंस, इन अ ट्रू सेंस इट इज़ नॉट सॉफ्ट एट ऑल। सो सैपवुड जो है वो लिविंग है। हार्टवुड के अंदर सब्सटेंसेस का स्टोरेज है, एरोमेटिक ऑयल्स, गम, रबर, लेटेक्स, ऑयल, रेजिन्स, ये सब स्टोर होते हैं, इसलिए इट बिकम्स वेरी हार्ड इन नेचर। सो इट इज़ मोर हार्ड एंड ड्यूरेबल, while the outer portion, since it do not store many substances, it is lighter in color, and therefore we call that this particular ring appears to be soft in nature because it is lighter in color. It is not that that durable, but still durable. हम फर्नीचर में उसे भी यूज़ करते हैं, हम सेंटर मोस्ट पोर्शन को भी यूज़ करते हैं। इवन और एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि हमारी जो हार्टवुड है उसमें एरोमेटिक ऑयल्स का स्टोरेज है, ये एरोमेटिक ऑयल्स क्या करते हैं, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। मतलब आपके प्लांट की वुड के अंदर इंसेक्ट्स का मैनिफेस्टेशन ना हो, वर्म्स, पैथोजेंस की एंट्री ना हो, ये एरोमेटिक ऑयल्स उससे भी इसे बचाते हैं।